कहाँ से शुरू होगी बच्चे? बलबन से शुरू होगी। बलबन जिसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। तो आप लोग नोट करते रहेंगे और मेरी कहानी सुनते रहेंगे ध्यान से। तो नोट कर लेंगे 1 मिनट में, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम बात करेंगे बलबन जो है इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसके शासनकाल को हम बलवनी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना प्रथम इलवरी वंश कहां तक था? प्रथम इलवरी वंश, प्रथम इलवरी वंश कहां तक माना गया? महमूद तक का माना गया। कहां तक? महमूद तक। कहां तक था? जो नसरुद्दीन महमूद था वहां तक माना गया। तो कहते हैं कि भाई दिल्ली पे जितने भी राजा थे, दिल्ली पर ये जितने भी शासक हुए गुलाम वंश के, इनका अमीरों से बड़ा झगड़ा रहा। इल्तुतमिश के समय से ही इल्तुतमिश ने तो बनाया था तुर्क चहलगानी को, लेकिन वो अमीर जैसे जैसे ताकतवर होते गए उनका संघर्ष बढ़ता गया और अमीरों की ताकत इतनी बढ़ती चली गई कि राजाओं को उनके हिसाब से चलना पड़ा। राजाओं को उनके हिसाब से चलना पड़ा। ठीक है, चलो फटाफट से, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। बोलो भैया फटाफट से। सर कल वाली क्लास नहीं आ रही है सर, कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है सर, देखना जरा कल की क्लास अपलोड नहीं है क्या? चलो भाई, तेजवीर राव कह रहे हैं आप सारे बच्चे एक बार बताएं क्या कल की क्लास अपलोड नहीं है क्या? मैंने तो क्लास आपको कराई है कल। सर आप भविष्य के आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक हो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सोमनाथ। लव यू टू दोस्त। क्यों? आज की क्लास दिल्ली सल्तनत में, दिखाओ इसको मुझे, क्यों ऐसा क्यों हुआ है? प्यारे बच्चे इसमें क्या है आपका? दिल्ली सल्तनत देखो ऊपर आ रहा है, दिल्ली सल्तनत 2 और दिल्ली सल्तनत 1, तो वो ऊपर नीचे हो गई है। क्लास आप देखेंगे 2 जगह आ रही है, इसको अभी तुरंत ठीक करो। अभी ठीक हो जाएगी भैया, 5 मिनट में। क्लास अपलोड है, अपलोड है, बस ऊपर नीचे हो गई है। तुम लोग इतना झूठ बोलते हो, तुम देखते भी नहीं हो है भाई। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। तो प्रथम इलवरी वंश खत्म हो गया, उसके बाद में आपका आ गया द्वितीय इलवरी वंश। तो आपसे पूछा जाएगा द्वितीय इलवरी वंश कहां से शुरू हो गया? वो बलवन से शुरू हुआ। बलवन का नाम क्या है? गयासुद्दीन बलवन है। गयासुद्दीन बलवन ये कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने इसको बाजार से खरीदा था, ये बात भी मैं आपको बता चुका था कल ही। इसकी उपाधि क्या थी जब ये गद्दी पर बैठा? तो ये किस पे? उलूग खा नाम से, उलूग खा नाम से ये गद्दी पर बैठा था। अमीर ए शिकार बना, अपनी उपलब्धि के चलते हुए, अपनी मेहनत के चलते हुए क्या बन गया? अमीर ए शिकार बना। किसके समय पर? बहराम शाह के समय पर बन गया था। उसके बाद में अमीर ए आखूर बना। अमीर ए आखूर यानी पहले शिकार विभाग का प्रमुख था, फिर अस्तबल का प्रमुख बन गया, अस्तबल का प्रमुख बन गया। ठीक है। लोह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई। किसने अपनाई? बोलो भैया फटाफट से। लोह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई और तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। अब ये सारी चीजों के बारे में समझो, देखना ध्यान से। तो भैया बलबन किसके समय पर? इसका दामाद कौन था? महमूद था। अब महमूद इतनी बात समझ चुका था कि भैया इन जो 40 सरदारों से जिसने टक्कर लिया उसका खात्मा हो गया। रजिया सुल्तान मारी गई, बहराम शाह मारा गया, सब लोग मारे गए। तो महमूद ने सोचा, जो इससे पिछला शासक था, कि भैया मारा तू भी जाएगा, बचना तू भी नहीं है, क्योंकि ये 40 सरदार अब ताकतवर हो चुके थे। और इन 40 सरदारों का जो प्रमुख था, 40 सरदार जो थे, जो तुर्क चहलगानी है, इसका प्रमुख ही था कौन? बलबन। तो बलबन इन 40 सरदारों के साथ बहुत ताकतवर हो चुका है और महमूद समझ चुका। तो महमूद ने खुद ही सत्ता, तो नायब ए मुमलिकात जो पद था वो किसको दे दिया था? बलबन को। बोला जी सत्ता तुम ही देखो, मैं तो नाम मात्र का राजा हूं, मुझको टपका मत देना, पता चले मुझको मार दो, तो ऐसा मत करना। ठीक है। तो 40 सरदारों का प्रमुख बनाया गया था बलबन को, और बलबन सबसे ताकतवर था। ठीक है। गद्दी पर आता है, गद्दी पर आता है, और गद्दी पर बैठते समय उपाधि कौन सी धारण की थी? उलूग खां उपाधि। तो उस समय जब इसको नायब एवं मुमलिकात बनाया गया, उसके बाद जब ये राजा बना, तो महमूद ने ही क्या दी? उपाधि दी। और इतना कठोर शासन इसने किया, गद्दी पे बैठने से पहले ही इसने इल्तुतमिश के जितने भी वंशज थे, पोते पोती जो कुछ भी था, सबका खात्मा करवा दिया। इसने देखा कि कोई एक छोटा भी अंश अगर बचा हुआ है तो उसको भी खत्म करवाना। क्योंकि जो महमूद था इससे पहले शासक, जो हमने कल पढ़ा था, महमूद के अपने कोई बेटा नहीं था। महमूद के अपने कोई बेटा नहीं था, महमूद की बेटी थी। महमूद की क्या थी? सिर्फ बेटी थी। तो भैया शासक कौन बन गया? शासक कौन बन गया? इसके बाद में सारी शक्तियां किसके हाथ में आ गई? बलबन के समय। बलबन जो पहले से ही था आपका, इल्तुतमिश के समय से था, तो क्या बन जाता है लास्ट में? 1266 में गद्दी पर बैठा और 1287 तक रहा। 1266 से 1287 तक रहा। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे देखेंगे। लोह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई। ये मेवाती कौन लोग हैं भैया? ये समझे जरा, मेवाती कौन लोग हैं? किसके खिलाफ अपनाई? मेवातियों के अपना खिलाफ अपनाई। तो मेवाती कौन लोग थे? आप लोगों को समझना पड़ेगा। प्राचीन भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये जो भारत है ना अपना, ये जो भारत है अपना, अगर हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत की अगर प्यारे बच्चे हम बात करें, तो यहां ध्यान से समझना। ये जो मार्ग है जो किधर जाता है आपका? पश्चिम बंगाल की तरफ, पेशावर से। किधर? पेशावर से, जिसको आप जीटी रोड के नाम से कहते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जीटी रोड तो भैया शेरशाह सूरी ने बनवाया, और शेरशाह सूरी था 1540 में, तो बलबन के टाइम तक तो जीटी रोड बना नहीं था। लेकिन जीटी रोड पहले से था उत्तरापथ नाम से। जो आपका शेरशाह सूरी था उसने जीटी रोड को पक्का कराया था। क्या कराया था उसने? पक्का कराया था। ठीक है। तो ये पहले क्या था? यहां उत्तरापथ था। तो जीटी रोड पहले से मौजूद था या नहीं? बोलो यस और नो। तो जीटी रोड भी नहीं था। क्या बोलेंगे? जीटी रोड भैया, जीटी रोड भी नहीं था, वो तो सड़क ए आजम नाम था।
ये तो अंग्रेजों ने आकर के उसको ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। एक ऑकलैंड नाम का गवर्नर आया था, उसने नाम दिया था उसको जीटी रोड। तो ये उत्तरापथ पर क्या होता था, यहाँ आपका पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर की साइड में, इधर कोई पहले केंद्र शासित प्रदेश तो थे नहीं उस समय, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता था, ये मेवात क्षेत्र है, राजस्थान का दिल्ली से लगा हुआ जो बॉर्डर है। तो ये जो मेवात है, इस मेवात में होती थी भैया लूट। क्या होती थी यहाँ? लूट होती थी। जितने भी राहगीर थे जो इस उत्तरापथ पर चलते थे, उनको मेवाती लूटते थे। मेवाती कहते हैं कि जो स्त्रियां पानी भरने जाती थी, उनके कपड़े उतार करके उनको नंगा दौड़ा देते थे, यात्रियों को बहुत पीटते थे। तो सबसे पहले जब बलबन गद्दी पर आया, उसने सुनी समस्याएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो बलबन को किसी ने बताया भैया कि जो ये पंजाब है ना भैया, पंजाब में जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी पर मंगोल आ चुके हैं और मंगोल बहुत जल्दी ही आक्रमण करेंगे। तो पंजाब में है मंगोल। उसने बोला अच्छा ये दिल्ली आएंगे? हाँ जी दिल्ली आएंगे। अच्छा इधर की तरफ समस्या क्या है? यहाँ पड़ता था बीच में मेवात, तो मेवात में ये समस्या थी। बोला पहले इस अपने पास वाले इलाकों को मजबूत करो। भैया इलाके को मजबूत कहां से करे? तो बोलेंगे भैया कि ये तो परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? मेवाती परेशान कर रहा है। किसको? यहाँ के नागरिकों को। बोला 3000 कट्टर अफगानी सैनिक बुलाए गए, 3000 कट्टर अफगानी सैनिक बुलाए गए और कहां उनको तैनात कर दिया? मेवात क्षेत्र में। बोला कोई भी किसी को परेशान करने वाला अगर है, उत्पात मचाने वाला, लूटपाट करने वाला कोई भी है, उसकी गर्दन मुझे धड़ से अलग चाहिए। तो इसीलिए बोलते लोहो और रक्त नीति, यानी तलवार और गर्दन कलम। तलवार और गर्दन कलम की ये जो नीति थी, लोहो एवं रक्त नीति, ये किसके खिलाफ अपनाई थी? इसने मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। मौनी कह रही है सर पुरानी और प्राचीन में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है भैया, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। अब यहां समझो, आप कहेंगे भैया ये तो खुद सरदार था इनका, तो भैया खुद सरदार था, बलबन इतनी बात जानता था। आज जब एक सरदार खड़ा हो सकता है गुलाम वंश का राजा बनने के लिए, तो कल को कोई दूसरा सरदार भी हो सकता है। बलबन ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहता था, कोई ऑप्शन ही नहीं किसी के लिए। बोल रहा है कि भाई कोई गद्दी पे बैठने लायक कोई होगा तो उसको खत्म कर दो। तो बोला गया कि भाई 40 में से कोई एक तो खड़ा नहीं हो। तो जैसे बदायूं का था एक, बदायूं का एक इक्तेदार था उन्हीं 40 में से, बदायूं का था बकबक। कौन था बदायूं का? बकबक था। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको सिर्फ, जैसे अवध में था एक आपका अमीन खान, अमीन खान। तो इसने शुरुआत पता एकदम से नहीं मारा इनको, मरवा इसने सबको दिया अपने अलावा, सबको मरवा देगा, किसी को जहर दे देगा, किसी को जिंदा जलवा देगा, किसी की गर्दन कटवा देगा। तो शुरुआत हुई यहां से। तो बदायूं का था बकबक। कहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया, दिल्ली जो इसे पैसा भेजना था सुल्तान को एकता से इकट्ठा करके, वो धन एक दिन लेट आया। तो इसने बकबक को बुलवाया और दिल्ली सबके सामने 500 कौड़े लगवाए। क्या बोलेंगे? बकबक को 500 कौड़े लगवाए। और इसके बाद एक हैबात खान था यहीं बदा अवध की तरफ, हैबात खान में भी 500 कौड़े लगवाए। बोला बकबक बंद, उसने कुछ भी बकबक करी, बोला बकबक बंद। बकबक में कितने लगवा दिए कौड़े? मतलब ऐसे समझो तुम कि बलबन एक तानाशाह की तरह बैठा, अपने ही लोगों को पिटवाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में जैसे एक आपका अवध का था अमीन खान, अमीन खान, इसको बंगाल की तरफ इसने भेजा था कि बंगाल में देख के आओ क्या गड़बड़ी चल रही है। अब ये बेचारा वहां विफल रह गया अमीन खान। अमीन खान की गर्दन कटवाई, गर्दन कटवाई और अयोध्या के गेट पर, अयोध्या गेट पर टंगवा दी। अयोध्या में चौक पर इसने क्या करवा दिया? अयोध्या चौक पर इसने उसकी गर्दन को टंगवा दिया। मतलब लोगों में इसमें इतना भय बनाया। बहुत क्रूर शासक, क्रूर मतलब आप बोल सकते हैं निर्दयी एकदम। छोटा सा था ये दरबारी। लेखक इसके बारे में लिखते हैं कि एक ऐसा शासक था जिसमें कोई दया भाव किसी के लिए नहीं था। ये रातों को चिल्लाता था और कहते हैं कि बंद कमरे में बलबन रोता था, चिल्लाता था। और सुबह जब बलबन दरबार में आता था तो बलबन की आंखें लाल होती थी, एकदम लाल। तो लोगों ने प्रश्न पूछा ऐसा क्यों, अभी क्यों चिल्लाता था? तो कहते हैं कि बलबन का मतलब शुरुआती दिनों में बहुत लोगों ने तिरस्कार किया था, क्योंकि वो एक तो शकल का बुरा था और उसकी हाइट कम थी, शरीर उसका उल्टा सीधा था। तो लोगों ने बड़े मजे लेते थे उसके। तो कहते वो सबके खिलाफ हो गया बलबन, सबके खिलाफ, सबकी खिलाफत उसने कर दी। हाँ यूपी वाला अयोध्या, अयोध्या और क्या पंजाब का भी अयोध्या है कोई? भाई पाकिस्तान में भी है कोई अयोध्या? कह रहे यूपी वाला अयोध्या। यार मेरे थोड़ा लॉजिक तो रखो। रूबी चौधरी कह रहे हैं भैया किम जोंग उन उत्तरी कोरिया वाले की तरफ होगा ये। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही समझो। उत्तर कोरिया वाला है ना वो, जैसे उसने उसने बोला पूरे देश में लोग बस 7 तरह की कटिंग करवा सकते हैं, 8वीं कटिंग ही नहीं है कोई। 7 कटिंग दे दी, नाई वाई सबको दे दी कि भैया आप ये सारे सैलून्स में ये कटिंग होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। बलबन ने खौफ बना दिया अपना, रोला जमा दिया, रोला। बलबन के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। अब सुनो बलबन के बारे में। तो तुर्क चहलगानी को इसने जो उसके खिलाफ आवाज उठाती थी, गुलाम वंश के जितने भी वंशज थे छोटे छोटे, वो सब खत्म कर दिया इसने। देखो ध्यान। अब इतने पे भी बलबन का पेट नहीं भरा, इतने में बलबन का पेट नहीं भरा। और बलबन का पेट नहीं भरा तो भैया ये सताया हुआ आदमी अब लोगों को सताने पे उतर आया और बोला सिजदा। दरबार में कोई भी आएगा पहले मेरे सामने झुकेगा, झुकेगा ऐसे, और झुक करके फिर लंबा लेट जाएगा भैया, लंबा लेट जाएगा और फिर कोहनियों पर आएगा अपने रेंगता हुआ, कोहनियों पर, और कोहनियों पर रेंगता हुआ आएगा और फिर मेरे पैरों को चूमेगा, फिर आकर के मेरे पैरों को चूमेगा। ठीक है जी, पैरों को चूमेगा। और भैया अब सोचो ये सताया हुआ आदमी लोगों को कितना सता रहा है, बदला ले रहा है लोगों से। बोला बलबन अब राजा है। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग जब शक्ति में आते हैं तो बदला लेते हैं।
फिर भैया इसने नौरोज उत्सव शुरू करवाया। ये नौरोज उत्सव ईरानियों का त्योहार है। किसका? ईरानी मनाते हैं। ये ईरानी नववर्ष है। ईरानी नववर्ष है। क्या बोलोगे? ईरानी नववर्ष, ईरानियों का हैप्पी न्यू ईयर है। तो भैया फिर इसने दो प्रथाएं चलाई, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बन गया फिर ये? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो भैया खलनायक ही बन गया ये सही में। नौरोज उत्सव इसने शुरू करवाया। बाद में आप लोग पढ़ेंगे नौरोज को फिर ये बंद करवाएगा औरंगजेब मुगल बादशाह के टाइम पर, और सिजदा और प्रबोस को आपका शाहजहां बंद करवाएगा। वो हम तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न आता है, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में किसके समय पर लागू हुई? पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में किसके समय पर लागू हुई? तो किसके समय पर? गैर इस्लामिक से क्या मतलब है? क्योंकि ये क्या था? नौरोज उत्सव, यानी ईरानियों का त्योहार इसने शुरू कर दिया। तो ये मुस्लिम लोगों का त्योहार तो नहीं था, ये मुस्लिम लोगों का त्योहार में तो नहीं था। तो क्या बोलेंगे? ये इसने गैर इस्लामिक प्रथा पहली बार दिल्ली सल्तनत में लागू कर दी, ठीक है। ईरानी लोग बड़े उत्सव से मनाते हैं, लगभग 19 दिन चलने वाला त्योहार है, 19 दिन मनाते हैं, ठीक है। चलो, क्यों जी ये ईरानियों के पक्ष में क्यों गया? ये तो मुस्लिम था, इसने फिर ईरानियों के लिए ऐसा क्यों किया? तो भैया क्या बोलेंगे इसको? ईरानियों का जो ये त्योहार है, तो कहते हैं कि इसके कुछ पारसी दोस्त थे, और अपने पारसी दोस्तों के कहने पर और खुद को किसी इतिहासकार ने बताया कि जी आप जो है ना बलबन, आपका संबंध भी पारसी धर्म से है। उसी की बात मान करके कहता चलो यार पारसियों के लिए कुछ करते हैं, पारसियों के लिए कुछ करते हैं। सर नौरोज या नवरोज एक ही है? बिल्कुल कंचन जी, एक ही नाम है। देखो भैया, कहीं नौरोज भी मिल सकता है आपको ये नाम, कहीं नवरोज भी। इसको आप अलग ना पूछे, कंचन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नौरोज और नवरोज एक ही नाम है, ठीक है। चलो भाई, फारसी पद्धति में इसने क्या किया? दरबार का गठन किया, फारसी पद्धति में। अब आप कहेंगे फारसी पद्धति में दरबार का गठन कैसे जी? तो फारसी पद्धति होती थी आपकी जो फारस में थी। जैसे फारस के आपके कुछ, अगर हम बात करते हैं सैन्य प्रणाली की, सैनिकों की, तो इसने जो दरबार बनाया, दरबार में आदेश मानने वाले लोगों में इसने सबसे प्रमुख खुद को रखा, बाकी अधिकार इसने किसको नहीं दिए। तो ऐसा ही फारस में कई राजाओं ने किया। अपनी सेनाओं को सजाने की विधि का, फारस का इस्तेमाल इसने किया, जो फारस में पहले कई राजाओं ने किया। उसी प्रोसीजर को इसने फॉलो किया, और जैसे सारे अधिकार किसके पास रख लिए? कोई मंत्री नहीं, कोई पद नहीं, भाई नाम मात्र के लोग थे, सारे अधिकार इसी के पास थे, ठीक है। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। यहां बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सैनिकों के लिए नगद वेतन, क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हैं किताबों में कि सैनिकों के लिए नगद वेतन अलाउद्दीन ने दिया, और परीक्षा में भी उत्तर आता है तो अलाउद्दीन खिलजी आता है। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं एक बार कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसको पूर्णतः लागू किया था, सभी पर लागू कर दिया था। लेकिन सबसे पहले अगर पूछे ना, सबसे पहले भारत में सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया? तो वो बलबन ने दिया था। इल्तुतमिश क्या देता था जरा आप बताएं? इल्तुतमिश देता था इक्ता, जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। इसने बोला इक्ता नहीं देंगे। इसने बोला सारी इक्ताओं की जांच करो, ये इक्ता अर्थात जमीन किस किस को मिली थी, किस किस को मिली थी। सर सरदार तो सिख होते हैं, बिल्कुल होते हैं यार। सरदार का मतलब होता है चीफ लीडर। सरदार कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, सरदार का मतलब है जो लीड करने वाला है, ठीक है। जैसे आप मुखिया को बोल देते हैं, ऐसी सरदार होता है। जाति की बात नहीं चल रही है ना, धर्म की बात चल रही है। देखना ध्यान से क्या बात मैंने बोली आपसे। तो इसने बोला सारी इक्ताओं की जांच करो, और इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। बोलो यस और नो। तो जब सारी इक्ताओं की जांच हुई, तो उसने देखा कि भाई किसी के बाबा को इक्ता मिली थी, बाबा मर गया, बाबा या बाबा का जो लड़का है, लड़का, भाई लड़के का पिता और बाबा, ऐसी तो आएगा। बाबा मर गया, पिता इस्तेमाल कर रहा है, पिता भी मर चुका है, लड़का इस्तेमाल कर रहा है। या उसने देखा कुछ में बाबा ही जिंदा है, बाबा जिंदा ही बैठा, इक्ता का इस्तेमाल कर रहा है। भाई इक्ता सैनिकों के लिए थी, जो लड़ेगा उसको भूमि मिलेगी। अब लेकिन बाबा क्या लड़ने लायक है? उसने बोला बलबन ने, ओ बाबा तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम पे लड़ा जा रहा, तुम तो रखाने पड़ रहे हो, और ये इक्ता जो तुम्हारे पास है, ये इक्ता जो तुम्हारे पास है, ये तो तुमसे लेनी पड़ेगी, और ये इक्ता किसको देनी पड़ेगी? नए सैनिक को। तो इसने इससे छीन तो ली इक्ता, लेकिन इसने यहां नगद वेतन दिया इनको। तो सभी लोगों को नहीं, जो जवान थे, लड़के थे, उनके पास इसने इक्ता रहने दी, ठीक है, जो उस समय सैनिक बनने लायक थे। लेकिन कुछ लोग थे, किसी का बच्चा अपाहिज था और वो इक्ता चला रहा था, नहीं जमीन ले रखी थी, उसने बोला नहीं तुमको मैं पैसे दूंगा, ये जमीन जो देंगे, जो लड़ सकते हैं उनको देंगे, जो जमीन है उनको देंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक की बात में? ठीक है रागिनी। तो यानी कि इसने सबसे पहले नगद वेतन कुछ लोगों को दिया, सभी को नहीं। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा सबको नगद वेतन, इक्ता किसी को भी नहीं, ठीक है। बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? दो विभाग बनाए गए, दो विभाग इसने बनाए। एक तो बरीद ए मुमालिक, ये बनाया था इसने अपनी खिलाफत करने वाले लोगों के लिए, एक स्पाई सेंटर, गुप्तचर विभाग। बोला देखो ऐसे कौन कौन है, ऐसे कौन कौन है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सौभाग्य सिंह जो है, ये क्या नाम है इनका, कोर्स ब्लॉक कर दो, बंद कर दो। इन्होंने कम से कम, देखो इनका कोर्स इसलिए ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने 10 बार बोल दिया सर लास्ट लाइन रिपीट और सेंटेंस रिपीट सर, और इसी बात को बोल रहे हैं, लास्ट लाइन रिपीट और सेंटेंस रिपीट। लास्ट लाइन पहुंच तो जाऊं पहले, रिपीट तो तभी करूंगा। चलो भाई, मजा आया बच्चे, इनकी बात मुझसे कराना, तभी इनका कोर्स खुलना, इनको पढ़ना सिखाते हैं। दूसरा विभाग बनाया दीवान ए इराज, दीवान ए अर्ज। क्या बोलेंगे?
दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। भैया कोर्स ब्लॉक नहीं हुआ, कभी परेशान हो जाओ, मैं तो डायलॉग करता रहता हूँ बीच में। कोर्स बंद नहीं है, कभी फोन वोन घुमाने लग जाओ इधर उधर, बोलो गुरुजी देखने वर्दी पहन के। चलो, दीवान ए अर्ज ये क्या था? अपने सैनिकों के लिए इसने बनाया था। किसके लिए? सैनिकों के लिए। तो पूछा जाता दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? और बरीद ए मुवालिक। बरीद का अर्थ होता है आपका गुप्तचर, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। सार्थक चौधरी पूछ रहे न्याय का घंटा किसने लगवाया? बता चुका हूं मैं आपको, बता चुका हूं, पिछले पीडीएफ आप लोग पढ़े। चलो भाई, बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। सर ये अधिकतम राजा मुसलमान ही क्यों बने? क्योंकि प्यारे बच्चे ये बाहर से आए, तलवार के दम पर इन्होंने जीता। आपके जो पूर्वज थे वो उस समय सो रहे थे, हमारे जो पूर्वज थे वो उस समय सो रहे थे जब ये बाहर से लोग तलवार लेके आए थे। और आपको ये मानना पड़ेगा कि चंद लोग तलवार के दम पर आकर के अपना राज्य स्थापित कर गए। क्योंकि हम लोग क्या थे? हम लोग बटे हुए थे, हमको किसी से मतलब नहीं है। भैया पड़ोसी से क्या लेना, इनकी लड़ाई अपना आप देखेंगे, ऐसे कहते हैं हम लोग। गली मोहल्ले में हमारे में झगड़ा हो जाता जी, हमारा क्या मतलब? हम कभी खड़े हुए सही चीज के लिए? यहाँ गांव में ये चीज गलत हो रही है और मैं इसके खिलाफ हूं, और मैं बोलूंगा इस चीज के लिए कि भाई ये खिलाफ है और इस खिलाफ के लिए मैं खड़ा होऊंगा, लड़ूंगा। इतना दम है किसी में? ऐसे ही हमारे देश के पुराने लोग थे, बिखरे हुए, बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कभी इन्होंने किया मान के चलो पंजाब पे आक्रमण, तो दिल्ली वाला बैठा है आराम से, बोला पंजाब पे ही तो है, मुझे क्या दिक्कत है? फिर ये दिल्ली आ गए, तो दिल्ली से आगे यूपी वाले जो थे उन्होंने सोचा यार यूपी पे ही तो है। हुआ ना ऐसा? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे महाराष्ट्र से 2200 किलोमीटर दूर चल करके हरियाणा में लड़ने आए सन 1761 में, और उत्तर भारत के बहुत सारे राजाओं ने उनका सहयोग नहीं किया। महाराष्ट्र के लोग चांटे लगाते हैं आज उत्तर प्रदेश बिहार के किसी व्यक्ति को पकड़ के, बोला तुम ही थे ना जब हम गए थे, फोन ऑफ कर लिया था तुमने। अब से नहीं, पहले से हम लोग बिखरे हुए थे और बहुत बिखरे हुए थे, आज भी यही है। सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। इसलिए इसलिए बहुत सारा शासन किया, बहुत सारा शासन किया, बाहर के लोगों ने आकर के शासन किया। बलबन के समय 1279 1285 में मंगोल आक्रमण हुए, जिसको इसने विफल कर दिया था, फेल कर दिया था। ठीक है सर, आप लड़ लोगे गांव में? बेटा मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो अभी, मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो अभी, जिस दिन जान जाओगे और किसी दिन ग्राउंड पे जाकर के करो। एक ऐसा भी क्षण आया कि मैंने बिगर कुछ सोचे, मैं ऐसा छात्र नहीं था, मैं मेरठ मंडल का टॉपर छात्र था लगातार 10वीं 12वीं तक, और इंजीनियरिंग तक मैं एक बहुत बेहतरीन छात्र था। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि अपनी सारी जितनी मेहनत थी वो छोड़नी पड़ी, और मैंने बोला कि मैं लड़ूंगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ उसी करेज के साथ में, उसी उत्साह उसी साहस के साथ में। ऐसा नहीं हवाई पट्टी कुछ भी कह दिया, किताब पढ़ के कुछ भी बोल दिया, ये मैंने जीवन से सीखा है। तुम्हारे बस की हो तुम लड़ लेना, हाँ मैं लड़ लेता, मेरा दोस्त कहीं भी होगा मैं फिर लड़ूंगा, मैं गलत के लिए फिर लड़ूंगा, मैं सही के पक्ष में हमेशा रहूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाएगी। ठीक है, तुम कर पाओ तो करना बल, लेकिन तुम्हें फिर सही और गलत का जांच भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसा नहीं तुमने जो सही मान लिया वो सही है। बलबन के समय 1279 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। 1279 में बंगाल में विद्रोह किया तुगरिल खान ने। तो पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि बलबन के समय बंगाल में विद्रोह कब हुआ था? बोलो भी फटाफट से। भैया कोई आवाज खिलाफ उठाता है गलत के तो पुलिस उस पर रिपोर्ट कर देती है। हम पर हुई है रिपोर्ट, बहुत रिपोर्ट हुई है, लेकिन क्या पुलिस हमको रोक सकती है सही काम करने से? नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सत्य के साथ भगवान होता है मेरे दोस्त, सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता, नेवर। ये बात समझें, अब ध्यान से वापस आएंगे केंद्र पर। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खान ने किया। किसने किया? तुगरिल खान। ये तुगरिल खान कौन है? जो बंगाल था, बंगाल आपका अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हम करते हैं भारतवर्ष की बात, किसकी बात कर रहे हैं? भारतवर्ष की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो इधर तो हो गया बंगाल और यहाँ है दिल्ली। तो ये जो बंगाल था इसमें था तातार खां। कौन था? तातार खां। तो दिल्ली का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था बंगाल पर। क्या बात मैंने बोली? दिल्ली का अब से पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल बंगाल पर नहीं था, और तातार खां एक स्वतंत्र शासक की तरह वहां काम कर रहा था। दिल्ली से पैगाम भेजा गया बलबन के द्वारा, तातार खां तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते। और तातार खां जानता था, तातार खां जानता था कि बलबन कैसा है, आ जाएगा यहीं। तो बोला भैया तुम्हारी अधीनता स्वीकार है, मैं दिल्ली के तख्त के अधीन रहने के लिए स्वीकार करता हूं, और जो भी आप नजराना यानी गिफ्ट मुझसे मांगोगे मैं आपको भेजने के लिए भी तैयार हूं, भेजने के लिए भी तैयार हूं। तो क्या बोलेंगे? तातार खां ने भेजे 63 हाथी, 63 एलिफेंट्स, 63 हाथी भेंट किए, गिफ्ट किए। 63 हाथी गिफ्ट किए, किसको गिफ्ट किए? बलबन को गिफ्ट किए। बड़ी गड़बड़ हुई भैया, ये तो बंगाल स्वतंत्र था, दिल्ली के अधीन आ गया। लेकिन तातार खां का पुत्र हुआ, तातार खां का जो पुत्र हुआ वो हुआ तुगरिल खां। इसने बोला देख लेंगे बलबन को, बलबन कोई ज्यादा बड़ा नेता है, देख लेंगे बलबन को, बलबन क्या है। तो 1279 में बलबन ने कहा अरे भैया देखना वेखना नहीं है, इसको समझाओ जाकर के। तो दो लोग भेजे थे अपने, अमीन खां और बहादुर, अमीन खां और बहादुर, ये भेजे इसने कहा लखनौती। लखनौती बंगाल का वो क्षेत्र है जहां पर इनका शासन था। लखनौती कहां है? बंगाल में। तुगरिल खां। तो इन दोनों लोगों को तुगरिल खां ने बड़ा बेइज्जत किया, बड़ा पीटा, मार भी लगाई इनमें। बोला अच्छा
बलबन की साइड से आए हो, अच्छा बलबन की साइड से आए हो, रैपट रैपट चाटे चाटे लगा दिए इसमें। ये दोनों वापस भेज दिए, कहने का मतलब ये है। और दोनों को जब वापस भेज दिया तो बलबन के बड़े खास व्यक्ति थे दोनों। बलबन ने बोला भैया पानी जो है वो सिर से ऊपर जा चुका है, जिसका बाप हमारे सामने झुक गया था उसका लड़का आज हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये आवाज दबानी होगी, ये आवाज दबानी होगी। तो कहते हैं पहली बार दिल्ली से बाहर निकला बलबन, लाव लश्कर लेकर के, घोड़े हाथी बड़ी सेना। ये पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली से बाहर गया बलबन। और पहली ही बार भारत के इतिहास में या गुलाम वंश में ऐसा हुआ, ये दास था, ये भी एक दास था कि किसी दास ने आवाज उठाई तख्त के खिलाफ, खुली बगावत। पहली बार दो घटनाएं हुई भारत के इतिहास में। पहली बार बलबन बाहर गया दिल्ली से, और बोलेंगे भैया फटाफट से क्या बोलेंगे, पहली बार, पहली बार क्या हुआ यहां पर, पहली बार ही क्या हुआ आपका, तुगरिल खान ने विद्रोह किया। सोचो क्या हुआ होगा, सोचो भैया जरा क्या हुआ होगा, बड़ी दिक्कत हुई होगी। बड़ी दिक्कत में क्या हुआ कि तुगरिल खान को जब पता चला बेटा खुद बलबन आ रहा है, तो भैया भाग गया, भाग गया, और भाग करके छिप गया कहीं, ढूंढा गया। शेरमंद प्रमुख अभियान करता था, बलबन का ढूंढ रहा है जंगलों में, और जंगलों में ढूंढते ढूंढते इसकी खबर पता चल गई। तो भैया इस पर अली नामक, अली नाम का एक आदमी था, किसका, बलबन का खास था, अली। अली ने अपने 40 लोगों के साथ इस पर किया हमला किया। तुगरिल खां भाग रहा था, इसने पीछे से कुड़ाली मारी, इसीलिए अली 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 को कहा गया तुगरिल कुस। तुगरिल कुस किसको कहा गया है, अली को, क्योंकि इसने भागते हुए तुगरिल खां के क्या मारी, घोड़े पर कुल्हाड़ी मारी, और कुल्हाड़ी इसकी कमर में लगी और ये मर गया। तो तुगरिल का वध करने वाला, तुगरिल का वध करने वाला वो कौन था, वो आपका अली था। बलबन ने बोला इनकी खिजालत करनी है, खिजालत मतलब बेइज्जती, मारने से बात नहीं बनेगी। तो कहते हैं लखनौती के बाजार में लगभग ऐसे, लखनौती के बाजार में ऐसे रोड जो थी ना, जो मार्केट थी, ये क्या थी, ये मार्केट थी, ये मार्केट के बीच में रोड थी, और इस रोड पर लकड़ी के तख्त लगाए गए, ऊंचे ऊंचे पट्टे लगा लगा करके, लकड़ी के जो तख्त होते हैं, ये प्लाई बोर्ड जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे लगाए गए ऊंचे ऊंचे। जितने भी लोग थे जो तुगरिल खां के नजदीकी थे, उनको इन तख्तों, इन फट्टों पर कील गाड़ गाड़ करके दीवार फट्टों पे ऐसे चिन दिया, चारों तरफ 2 किलोमीटर तक। जितने भी लोग थे इसके नजदीकी परिवार के, राज्य के, सेना के जितने भी लोग थे, सबको कीले ठोक ठोक करके कहां लगा दिया गया, इन तख्तों पर लगा दिया गया। 2 किलोमीटर लंबे तक ये तख्ते, और उस पर लाशें। कहते हैं कि जिसने भी वो दृश्य देखा वो वहीं बेहोश हो गया। आम जनता के लोग, भाई सैनिकों को आदत होती है, आम जनता जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे, उल्टी कर देते गलत ऐसी घटना को देख करके, ब्लड ब्लड को देख करके, कोई टांके भरते हुए नहीं देख पाता। सैनिक माहिर होते हैं, सैनिक को नहीं देख पा, आम जनता ने देखा, आम जनता बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। और क्या किया, यहां बीच से निकलवाया किसको, तुगरिल खां को। तुगरिल खां की खाल उतारी गई सारी, और उसकी खाल में अंदर भूस भरा गया, हड्डियां फेंक दी गई, खाल में भरा गया जो भूसा होता है, भूसा, भूसा भरा गया अंदर, और उसको यहां चलाया गया बाजार में। बोले बलबन की खिलाफत करने वाले का यही हाल होता है, बलबन की खिलाफत करने वाले का यही हाल होता है। समझ रहे हैं। तो ये बलबन के अंतिम दिनों की बात मैं बता रहा हूं, बाद में बलबन की मौत होगी 1285 में। ठीक है जी। कैकूबाद बलबन का पोता। सर आप बच रहे हो बोलने से, हाँ डीपीके सिंह मैं बिल्कुल बोलने से बच रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चे वो पुराना समय था जो बीत गया, उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बोलने से बच रहा हूँ। कोई भी अर्थ नहीं है उसका। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जब आपके सपने टूटते हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा एक उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, और जब हम अच्छे की उम्मीद के लिए कुछ करते रहते हैं तो अच्छा हो जाता है, मेरा मानना ये है सिर्फ। तो कोई अर्थ नहीं है क्या खोया। जैसे मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं कभी यूपीएससी की परीक्षा दूंगा, और मैं कभी यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भर पाया, और ना मैं भर पाऊंगा, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, इसलिए मैं बोलने से बच रहा हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ। कभी आएगा ये वक्त कि जब आप लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति हमेशा सत्य ही बोलता है, क्योंकि अभी शायद मेरा बोलना कुछ लोगों के लिए झूठ हो सकता है, लेकिन जब आप कई साल हो जाएंगे, आप लोग कहीं नौकरी कर रहे होगे, आपको 8 साल 10 साल 20 साल हो जाएंगे, और मुझे लगेगा कि भाई हाँ लोग अभी ये जान चुके हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, तब किसी दिन मैं अपना सत्य बताऊंगा सारा, उससे पहले कभी नहीं। चाहे वो मतलब ऐसा भी हो सकता है मैं 4 साल बाद बता दूँ, 2 साल बाद बता दूँ, कभी भी हो सकता है, ना भी बताऊँ, मेरी मर्जी। ठीक है। तो बलबन को किसी ने नहीं मारा, क्या बोलेंगे, बलबन को खुद ही मारा। बलबन के बाद में एक शासक आया कैकूबाद। क्या नाम आया, कैकूबाद। कैकूबाद ये कौन है, ये बलबन का पोता है। अब आप कहेंगे भैया बलबन का पुत्र नहीं था क्या, हाँ बलबन का पुत्र भी था। बलबन के पुत्र का नाम था बुगरा खा। बलबन का पुत्र था कौन, पुत्र था बलबन का बुगरा खा, जिसने स्वयं गद्दी पर बैठने से मना कर दिया था, मतलब कोई रुचि नहीं दिखाई। समझ रहे हो, ऐसा भी आदमी है जिसको तख्ते ताज नहीं चाहिए, जिसको तख्ते ताज नहीं चाहिए। अरे गोल्डी राज भी बताना, गोल्डी कब बताएंगे, चलो। चलो भाई, बलबन का पुत्र था बुगरा खां, और बुगरा खां ने क्या बोल दिया कि मुझे दिल्ली की गद्दी चाहिए ही नहीं। तब उसका बेटा बैठा कौन, कैकूबाद। ये सेकंड लास्ट शासक है भैया, गुलाम वंश का सेकंड लास्ट शासक है, इनसे प्रसन्न नहीं बनते। बस दिल्ली में इसने किलोखरी का किला बनवाया था, जिसके बहुत थोड़े से अवशेष अब बाकी हैं। कौन सा, किलोखरी का किला, ये गांव भी है तो दिल्ली में किलोखरी। ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैमूर्स था।
इसके लिए कई नाम आते हैं, कैमुर्स भी आएगा कहीं, केयू मार भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कई पुस्तकों में, जैसे दृष्टि वगैरह की जो बुक्स थी, या आपका बात करें प्रतियोगिता दर्पण का जो इतिहास आता था, या हम बात करें किसकी मध्यकालीन इतिहास आपका लिखा गया एस के पांडे जी द्वारा, तो उन्होंने नाम दे दिया किसका, केयू मार का। लेकिन अधिकांश अधिकांश लेखकों ने क्या नाम दिया है आपका, कैमुर्स नाम दिया है। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैमुर्स, केयू मार। छोड़ो ना, बता दिया ना, नहीं नहीं बता पाऊंगा मैं तुमको, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोड़ो कोई नहीं। सर जी पगलू बोल दो, हाँ ये कर सकते हैं। भैया काश आप आईएएस होते तो कितना सुहावना पल होता। वो नहीं, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आईएएस बन जाता, हाँ बन जाता तो ये भी जरूरी नहीं है। देखो मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पीसीएस है या आईएएस है, तो ये लोग, अगर दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति ईमानदार हो सकता है या फिर व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, दो चीजें होती हैं। और अगर एक आईएएस या पीसीएस अफसर अगर ईमानदार है, ईमानदार का मतलब है उसके वेतन भत्तों से लेकर के उसकी शुरुआती सैलरी 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का वेतन, मतलब इसके बीच में वेरी करता रहता है भत्तों को लगा करके। शुरुआत में 70-80 हज़ार अगर हम बोले, शुरुआत में भी 50,000 एकदम इनिशियल स्टेज, 1 लाख से 2 लाख के बीच में उसकी वेतन होता है, ईमानदार। भ्रष्ट है तो मैं मानता नहीं, भ्रष्ट तो फिर आप चोरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कोई क्राइम कर सकते हैं, आप कोई घोटाला कर सकते हैं, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। भ्रष्ट हो गया तो पीसीएस और आईएएस होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लोक सेवक है। कौन है ये लोग, लोक सेवक है। जैसे कल भी आप नौकरी करोगे, आप जब दिल्ली पुलिस में जाएंगे सारे बच्चे, तो आपको वेतन लगभग मैं मान लेता हूँ 40,000 वेतन मिलेगा लगभग शुरुआती स्टेज में, कम ज़्यादा, जैसे कांस्टेबल होंगे तो 37-38,000, और ज़्यादा एडब्ल्यू हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जाएंगे तो वेतन मान लिया। आप भ्रष्ट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने के 2 लाख, कोई बच्चा आपका कहीं कोई गबन कर लेगा, जो सिपाही होंगे वो ट्रैफिक में चले जाएंगे, 2 लाख 4 लाख रुपए कमा लेंगे, लेकिन तब आप लोक सेवक तो नहीं रहे, तब आप क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। तो व्यक्ति जब ईमानदार होता है, बात तब की करते हैं, समझना मेरी बात को। तो व्यक्ति जब ईमानदार होगा, ये तो ये ईमानदार होगा तो ये क्या काम करेगा, ये समाज सेवा का काम करेगा। तब इसका मुख्य ध्येय क्या होगा, सोशल सर्विस होगा। तब इसको क्या करनी चाहिए, सोशल सर्विस करनी चाहिए। और सोशल सर्विस का क्या अर्थ होता है, समाज सेवा का मतलब होता है समाज के लिए वो सारे मूल्य देना जिससे समाज आगे बढ़े। और मेरे हिसाब से मैं कहीं नौकरी कर रहा होता तो मैं ये काम इतना बेहतर नहीं कर पाता जितने घरों को आज हम लोग मिलकर के रोशन कर पा रहे हैं। यानी समाज सेवा जो हम लोग कर रहे हैं उससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। लोगों को पढ़ा करके उनको कामयाब बना देना, और एक कम पैसे लेकर के, पैसे लूट करके नहीं, कम पैसे लेकर के, ये सबसे बड़ी समाज सेवा। यानी ईमानदारी का धर्म तो हमने निभा लिया आपका। अब बात होती है कि भ्रष्ट होकर के लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा भी हमें मिलता है, उससे कहीं ज्यादा मिलता है, उससे कहीं ज्यादा मिलता है। आप ही लोगों की वजह से मिलता है, आप लोगों ने इतना दिया है जितना किसी ने किसी को नहीं दिया। आप लोगों को बहुत थोड़े थोड़े धन से बहुत धन आया, बहुत पैसा आता है। मैं आपको इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ईमानदारी और भ्रष्ट होने में क्या फर्क है। तो यानी कि ना तो हमको भ्रष्ट होने की जरूरत है पैसे के लिए, और जो असली वर्क है वो हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए कभी मलाल हो ही नहीं सकता। तो याद रखेंगे, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, ये था शमसुद्दीन यानी कि कैमुर्स। और ये आपकी जिंदगी के लिए मैंने समझाया है, तो जिंदगी के लिए इसको जिंदगी में अप्लाई करना। जब आप लोग नौकरी करें तो ये आप लोग अप्लाई करना एक दिन अपने लिए, है ना, और आप देखोगे आप सबसे आगे जाओगे, एटलीस्ट खुश बहुत रहोगे। गलत हो जाओगे तो खुद ही दुखी हो जाओगे। तो गुलाम वंश के बाद में मैंने बताया था दूसरा वंश गुलाम था, खिलजी था, तुगलक था, सैयद था, लोदी था। तो गुलामों का क्या हो गया, पतन हो गया। और अंतिम शासक जो थे आपका कौन था, अंतिम शासक कैमुर्स था, कैमुर्स था। तो कैमुर्स के बाद में कैमुर्स की ही सेना में प्रमुख प्रमुख उसका सेनापति हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। और कहते हैं कि गुलाम वंश के पतन में इसी का सबसे बड़ा योगदान था। गुलाम वंश के क्या बोलेंगे, गुलाम वंश के पतन में इसी का सबसे ज्यादा नाम था। कन्हैया कह रहे हैं किलोखरी का किला कहाँ है, भैया दिल्ली में है, दिल्ली में है मेरे दोस्त, मैंने बताया था, आप सुना करो प्लीज, देखेंगे ध्यान से। इसकी जो उपाधि है जलालुद्दीन खिलजी, क्या बोलेंगे, इसकी उपाधि थी शाइस्ता खां। और ये उपाधि किसने दी थी, जिसका ये सेनापति था। यानी क्या ये कैमुर्स का सेनापति था, दोनों के समय था, दोनों के समय था, कैकुबाद के समय भी और आपका कैमुर्स के समय भी, कैकुबाद के समय भी और कैमुर्स के समय भी। तो कैकुबाद ने क्या दी थी, इसको उपाधि दी थी क्या, आपकी शाइस्ता खां की। ठीक है भैया, अब देखना ध्यान से, जो ये खिलजी वंश है, आप सब लोग जानते हैं इसका सबसे कम आपका किसमें, सल्तनत काल में सबसे कम कार्यकाल है 1290 से 1320। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, जो आपका सॉरी ये गलत लिखा हुआ है शब्द, इसको ठीक लिखना। क्या बोलेंगे, सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था ये। क्यों था बुजुर्ग, क्योंकि 70 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। कितने साल का गद्दी पर बैठा था ये, 70 साल का ये गद्दी पर बैठा। और ये इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसने, कहते हैं कि अपने विरोधियों से भी हाथ मिलाने का प्रयास किया गद्दी पर बने रहने के लिए। और गद्दी पर बने रहने के लिए बोला कि भैया सब कुछ कंट्रोल में रखो अपने, क्यों ही लड़ना, क्यों ही झगड़ना। इसको बता दी बूढ़ा आदमी कोई पेल के चला जाएगा इसको, ये गड़बड़ थी। तो इसके समय पर कड़ा मानिकपुर कहाँ है, ये आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, में मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। छज्जू नहीं, छज्जू, मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू जो इसी का आदमी था, इसने कहाँ की जागीर दे रखी थी उसको। पहले देखो सेंटर में, जैसे आज पीएम होते हैं देश में, पीएम के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके सीएम होते हैं, ये सब अधीन है। तो ऐसे जागीर दी जाती थी जहां से ये टैक्स इकट्ठा करके लगान भूमि का ये राजा को भेजते थे। तो कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू इनका ही आदमी था। बोला भैया मैं बूढ़े की नहीं सुनता,
बुढ़ा पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, 70 साल का 1-2 साल का और है, हम क्यों माने उसकी? तो खुद बैठ गया, बोला मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। ठीक है जी, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अधीन नहीं हूं किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। अच्छा, यहां एक फैक्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल भी नोट कर लेना प्यारे बच्चे, ये 1290 से 96 तक रहा है। 1290 से 1296 तक रहा है। तो भैया अभियान किया इसने, मलिक छज्जू को हराया, और मलिक छज्जू की जगह किसको वहां पर बिठाया गया? इसका भतीजा था, कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी भतीजे को दे दी, भतीजे को दे दी। भतीजा मतलब इसके चाचा लगते थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है भैया, इसके दो बेटे थे, किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी के खुद के दो बेटे थे,